कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों टेलीविजन के किसी डेली सोप से कम नहीं। कभी समधी समधन में नोकझोंक हो रही है तो कभी राजनीतिक मित्रों में एक दूसरे को नीचा दिखाने की होड़ है। सूबे में चुनाव है और चुनाव भी ऐसा कि इसमें मनोरंजन का हर तड़का लग रहा है। मतदाता के मनोरंजन का पूरा ख्याल राजनेता चुनावी मंच से रख रहे हैं। हंसी मजाक से लेकर गंभीर सियासी आरोप भी अब पंच लाइनों के जरिए लगाए जा रहे हैं। गुरुवार को भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर हमला बोला था, जिसका जवाब चुनावी सभा में कमलनाथ ने दिया। भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर कमलनाथ ने पलटवार किया और खुद को पाक साफ बताया। कमलनाथ को कोई ठेका मिला? अरे मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, आप मंच पर आके माफी मांगिए। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। कांग्रेस के कप्तान कमलनाथ को सियासी पिच पर घेरने की भाजपा की प्लानिंग है। बीजेपी इस चुनाव में कमलनाथ पर चौतरफा हमले कर रही है। कमलनाथ के आपत्तिजनक बयानों ने उनकी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ से स्टार प्रचारक का दर्जा भी छीन लिया, वो भी ऐसे वक्त जब चुनाव प्रचार थमने में महज 2 दिन का ही समय बचा है। अब भाजपा के सवालों के जवाब में कमलनाथ भले ही खुद को पाक साफ बता रहे हों, लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उन्हें दागदार मानते हैं और कहते हैं कि ये दाग ऐसे साफ नहीं होंगे। श्री कमलनाथ जी कहते हैं कि वो बिल्कुल बेदाग हैं, दाग बड़े गहरे हैं, बेनकाब चेहरे हैं। अगर दुनिया भर के बासिंग पाउडर भी ले आए तो वो दाग धुल नहीं सकते, और इसलिए कम से कम अपने आप को बेदाग ना कहें। खुद की कमीज दूसरे से ज्यादा सफेद बताई जा रही है, दूसरे के चेहरे पर दाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अब फैसला मतदाता को ही करना है कि किसका चेहरा ज्यादा साफ है और किसके चेहरे पर ज्यादा दाग है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़नीन नकवी। तो मध्य प्रदेश की सियासत में अब दाग पर दंगल हो रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश तो दिखाई ही दे रही थी, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे थे, लेकिन अब सफाई भी सामने आने लगी है। सवाल ये है कि एक दूसरे पर जो निशाना साधा जा रहा है उसका आधार क्या कुछ है, या फिर जनता के सामने खुद को बेस्ट बताने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की एक कवायद है। राजनीति में क्या इसका फायदा मिलेगा राजनेताओं को, या फिर सिर्फ ये जुमलेबाजी है जो यूं ही आगे दिखती रहेगी जब तक मतदान नहीं हो जाता या रिजल्ट नहीं आ जाते। लेकिन सवाल यहां पर बहुत सारे हैं, जवाब लेने की हमारी भी कोशिश रहेगी। पहले नजर एजेंडा पॉइंट्स पर। सियासत में दाग बेदाग पर छिड़ी जंग के क्या मायने? क्या उपचुनाव के बाद भी जारी रहेंगे इस तरह के बयान? जुबानी जंग से किसको मिलेगा फायदा? कमलनाथ पर चुनाव आयोग के एक्शन से कांग्रेस को कितना नुकसान? जी हां, जब बार बार जुबानी जंग देखने को मिल रही थी, आपत्तिजनक बयान आ रहे थे, तो ताकीद भी की जा रही थी, चुनाव आयोग ने समझाइश भी दी थी। हालांकि ये सिर्फ किसी एक दल, किसी एक नेता की बात नहीं है, अलग अलग नेता इस तरह से बयानबाजी करते रहे और चुनाव आयोग उनको ताकीद करता रहा। लेकिन आज कमलनाथ जी से स्टार प्रचारक का दर्जा छिन गया है। बावजूद उसके कांग्रेस कह रही है कि हम मैदान में डटे रहेंगे और जीत हमारी होगी। लेकिन देखना यह है कि सिर्फ अकेले कमलनाथ, जहां कांग्रेस के सिपह सालार बनकर मैदान संभाले हुए थे, उनके पीछे हटने से कांग्रेस कैसे खुद को मजबूत कर पाएगी। जुड़ते हैं मेहमानों से और जवाब लेंगे। हमारे साथ विकास बोंद्रिया जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं आप, स्वागत है आपका। संदीप जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। दुर्गेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है।
दुर्गेश जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। स्टार प्रचारक का दर्जा छिन गया, आपत्तिजनक बयान ही उसकी वजह रहे हैं जिसके लिए बार बार टोका जाता रहा, रोका जाता रहा। नाजनीन जी, स्टार प्रचारक का दर्जा छीन के या सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी के ऊपर ये कार्रवाई करके चुनाव आयोग ने फिर से एक बार निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े कर दिया। भगवान श्री राम की माताओं के बारे में साहूलाल जी के द्वारा वक्तव्य दिया गया। अपने सामने चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की धर्मपत्नी को रखेल जैसे शब्दों का उपयोग करना, मेरे दलित प्रत्याशी मेरी पार्टी के जब आगर में इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोहन यादव जी कहते हैं कि क्या विधायक का चुनाव जीत जाएगा, ऐसी स्थिति करेंगे, घर से बुलाकर गाड़ देंगे, ऐसे शब्दों पर कार्रवाई ना होना एक सवालिया निशान पैदा करता है। गिरिराज दंडोतिया का कहना कि यहां से आते हैं तो यहां से हम उनकी लाश भेजते, कमलनाथ जी के लिए इस तरह के शब्दों का उपयोग करना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो सबके सामने लाए। उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिवराज सिंह चौहान जी जिस तरीके से उल जुलूल बातें कर रहे हैं या जो वक्तव्य दे रहे हैं उस पर चुनाव आयोग ने अभी तक कोई संज्ञान भी नहीं लिया। तो ये थोड़ा सा एक सवालिया निशान पैदा करता है कि आखिर ये हो क्यों रहा है। क्यों जब भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमने आरोप पत्र जारी किया उसके बाद से ही शिवराज सिंह चौहान जी और भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। सत्य सामने आता है और ये घबराने लगते हैं। आज मध्य प्रदेश के अंदर जनता सवाल कर रही है कि आपने क्यों हमारे वोट को खरीद लिया, क्यों आपने मध्य प्रदेश के अंदर गद्दार पैदा कर दिए। ठीक है। और गद्दारों के सरगना को आपने ले जाके अपने साथ में, जिन्होंने हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में महारानी लक्ष्मीबाई का साथ न देकर पूरे देश को एक अंग्रेजों की जो गुलामियत थी उसके लिए मजबूर करा। चलिए ठीक है, यानी आपकी बात का अगर लब्बे लुआब निकालें तो बोंद्रिया जी, बात यह है कि आप सच्चाई से डर रहे हैं, सच से डर रहे हैं, और जब सवाल पूछे जाते हैं तो घबराते हैं आप। सवाल ये पूछ कहाँ रहे हैं, सवालों का जवाब तो इन्हें देना है। इनके पास 15 महीने की जो सरकार थी, इन्होंने 15 महीने की सरकार में क्या किया? अरे भाई, उसी वजह से नाराजगी करके आपके विधायक आपके हाथ से छूट गए। खैर, ये बातें तो हम पिछले 7-8 महीने से कर रहे हैं, इसमें अब कोई दम नहीं है। जनता को सब समझना था, वो सब समझ चुकी है। बात ये है कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, कब पूर्णिमा के दिन अमावस्या छा गई आपके दल में। देखिए, अमर्यादित भाषा का उपयोग करना, कमलनाथ जी खुद कहते हैं कि 40 साल से राजनीति में अनेकों चुनाव लड़ चुके हैं और उनसे अनुभवी कोई नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में। फिर भी इस ढंग की भाषा का इस्तेमाल करना, उन्हें तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि एक सीनियर राजनीतिज्ञ को किस ढंग से बातचीत करनी चाहिए, संवाद करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। आप नाम ले रहे हैं साहूलाल जी, अरे भाई आपने शिकायत करी है ना, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है। अब आप कमलनाथ जी के ऊपर शिकायत हो गई तो आप भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लेने लगे केवल इसलिए कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। ये तो बहुत नाइंसाफी होगी। चलिए, चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, शिकायत पहुंच रही है या जहां आपत्ति लग रही है वहां पर उनकी कार्रवाई जारी है, आगे भी जारी रहेगी। संदीप जी, लेकिन सियासत में हो रही एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बयानबाजी, और अब देखा जाए तो वॉशिंग पाउडर और वॉशिंग मशीन का आज जो कॉन्सेप्ट आया है सामने सियासत में कि दाग किसके ज्यादा गहरे और कैसे निकलेंगे, लेकिन अगर दाग हैं तो क्या वाकई जब सत्ता में आएंगे तो दूसरे जो दागदार हैं उनका सफाया किया जाएगा? देखिए राजीव जी, चुनाव के दौरान जो बातें होती हैं वो सत्ता में आने के बाद नजर नहीं आती। कोई भी हम राजनीतिक दल ले लें, चुनाव से पहले जो आरोप लगाए जाते हैं, जिन विषयों को व्यक्तिगत तौर पे इशू बनाया जाता है, सत्ता में आने के बाद वो वैसा नहीं दिखता जैसा दिखना चाहिए जो चुनाव के पहले कहा जाता है। जैसा आपने दाग की बात की है, इस बार का चुनाव बहुत करीब का चुनाव है, मुकाबला बड़ा रोचक है और स्थिति यह है कि उपचुनाव सत्ता की डोर किसके हाथ में होगी ये तय कर सकते हैं। जी। यही कारण है कि दोनों राजनीतिक दल पूरा जोर लगाए हुए हैं। अभी चुनाव प्रचार थमने में 2 दिन हैं। 2 दिन पहले दाग की बात हो रही है, व्यक्तिगत आरोप लग रहे हैं,
इससे बात आगे भी निकल जाए तो अचरज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि ये चुनाव बहुत कड़ा मुकाबला है, दोनों राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यही कारण है कि कमलनाथ जी वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर लीडर हैं। अभी तक उनके मुंह से व्यक्तिगत आरोप किसी पर लगाते हुए पिछले चुनावों में नहीं देखे गए, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा देख रहे हैं कि जिसमें वो सीधे शिवराज सिंह चौहान पे हमला कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान सीधे कमलनाथ पर हमला कर रहे हैं। आप ये तय मानिए कि अभी आने वाले 2 दिनों में आपको इससे भी तल्ख बयानबाजी नेताओं की देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार बयान आ रहे हैं इससे इनकार नहीं किया जा सकता, जो चिंता आप जता रहे हैं। लेकिन राजनीति में जहां शुचिता की बात होती है संदीप जी, जहां मूल्यों की बात होती है, जहां नीति और नियत की बात होती है, वहां जनता की बात नहीं हो रही है और ये सारी चीजें भी दरकिनार है। यही दुर्भाग्य है। राजनेता चुनाव जीतने के लिए बात करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी कमियां खोजते हैं। आज आप देखिए कि प्रदेश की क्या स्थिति है, किन समस्याओं से जूझ रहा है, उस पर ना तो कांग्रेस सीधे तौर पे बात कर रही हो, ना बीजेपी बात करे। कोरोना जैसी बीमारी है, संकट अभी टला नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन इसकी चर्चा नहीं है, यही तो बड़ा एक सवाल है। और मतदाता को भ्रमित करने के लिए इस तरह के बयान आते हैं, मुद्दों से भटका दिया जाता है ताकि चुनाव मुद्दों पे ना हो। चलिए बिल्कुल, हम लेकिन मुद्दे पर ही बात करेंगे और जवाब लेंगे कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कि आखिर मुद्दों का भटकाव क्यों है, जनता को क्यों मुद्दों पर बात नहीं करने दी जा रही है। बयानबाजी से क्या सिर्फ चुनाव जीता जाएगा या जनता का मन जीतने की भी यहाँ पर कोशिश रहेगी। बने रहिए हमारे साथ। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। बात कर रहे हैं दाग को लेकर, जो इन दिनों चर्चा है मध्य प्रदेश की सियासत में कि किसके दामन में कितने दाग हैं, लेकिन खुद का दामन नहीं देखा जा रहा है। सवाल यही है कि क्या उन दाग को धोने की भी कोशिश रहेगी। दुर्गेश जी, आपको लंबे वक्त के बाद मौका मिला था, जनता ने आपको सत्ता सौंपी थी, आपने कई वादे किए थे, उन वादों पर भी सवाल है कि आपने वचनों को निभाया नहीं है। और साथ ही सवाल ये भी है कि अगर आपने कार्रवाई की होती, अगर आपने काम किया होता, तो फिर भाजपा अभी आपसे प्रश्न नहीं कर रही होती। क्योंकि हमारे साथ विकास जी हैं, वो कह रहे हैं कि सवाल आप पूछ नहीं रहे, आपको सवालों के जवाब देना है। नाज़नीन जी बिल्कुल ठीक है। विकास जी कहते हैं कि हमको 15 महीने का जवाब देना है जी। इनको 15 वर्ष का या पिछले 7 महीने का जवाब नहीं देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज है तो विश्वासघात है। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज जी चौहान जी है तो भ्रष्टाचार है, और हमारे पास में जवाब है। हमने ये जवाब दिया है, जब मुंह जवानी नहीं, दस्तावेजी प्रूफ के साथ में। हमारा एक 77 पेज का हमारा एक मैनिफेस्टो है। जब मैनिफेस्टो का जो हमने क्रियान्वित किया है, उसका जवाब हमने जनता के बीच में बांटा है और भारतीय जनता पार्टी के पास भी ये पहुंचा है। और यदि माननीय विकास बंदरिया जी के पास नहीं पहुंचा हो तो मैं अभी तुरंत उनको पीडीएफ भेज दूंगा और कल सुबह तक इनके पास इसकी कॉपियां जितनी चाहेंगे उतनी पहुंचा दूंगा। नाज़नीन जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, बात सुन लें। आपके जो जवाब हैं वो पेन ड्राइव में हैं, आपके काम जो हैं वो पेन ड्राइव में हैं, आपके जवाब जो हैं वो आपके मैनिफेस्टो में हैं, लेकिन धरातल पर नहीं है आपके जवाब। ये भी तो भाजपा कह रही है। बिल्कुल नाज़नीन जी, 26,95,हजार किसानों का कर्जा माफ किया है। ये सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार ने दस्तावेजी प्रूफ के रूप में रखा है। मध्य प्रदेश में 1 रुपए प्रति यूनिट बिजली मिलती थी। लोगों ने 1 रुपए यूनिट बिजली के हिसाब से 100 रुपए के 100 यूनिट बिजली का बिल जमा किया है, जो आज और 800 से और 1000 और 5000 तक का है। मध्य प्रदेश के अंदर
महिला और पति पत्नी किसी का नाम भी यदि आप रजिस्ट्री में या पंजीयन में अपने जोड़ते हैं तो उसमें पंजीयन शुल्क कम हुई थी तो हुई थी। मध्य प्रदेश के अंदर यदि गौशालाओं का निर्माण हमने किया है तो किया है। मध्य प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए हमने व्यापार और मध्य प्रदेश के अंदर रोजगार पैदा करने के लिए उज्जैन के अंदर ओंकार माला ओंकार पूरा स्वरूप के लिए यदि 350 करोड़ रुपए दिए तो वहां काम आज भी चल रहा है। यदि हमने ओरछा के अंदर विकास करने के लिए पैसा दिया है तो वहाँ काम चल रहा है। ठीक है, यानी विकास जी जिस तरीके से दुर्गेश जी बात रख रहे हैं अपनी, यानी कि 15 महीने में काम हुआ है, ये वो गिना सकते हैं और गिना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिजली की स्थिति आपको हमको सबको मालूम है कि अगर ट्रांसफार्मर्स के अर्थिंग में पानी नहीं डाला गया गर्मियों में तो बिजली बंद हो गई थी। मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था। अरे आपने 7 महीने क्या किया, एक आध चीज बताओ। मैंने तो 15 महीने के सैकड़ों चीज गिना दी। विकास जी एक आध चीज बताओ। 10 किलो आटे की जगह 8 किलो आटे के पैकेट बांटे, वो तो आप बताओगे नहीं। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी हो गई अस्पतालों में, वो तो आप बताओगे नहीं। पर क्या किया वो बताओ। यदि कुछ किया और 10 महीने में भ्रष्टाचार के अलावा तो बताइए। इसलिए दिया है कि वो बताएं, बताएंगे। बोल कहा जो राजनीति वो मुझ पर सवाल कर रहे हैं। मैंने तो जवाब दिया है, ये जवाब दे। हाँ जवाब देंगे, आप सुनिए तो बोल रहे हैं वो। आप चुप होंगे तो मैं बोलूंगा। देखिए, कमलनाथ जी के ऊपर सबसे बड़ा दाग लगा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश की गरीब जनता को जो हितग्राही योजनाओं के माध्यम से सुविधाएं मिलती थी उनको छीन लिया। आप बताइए दुर्गेश जी, 51,000 रुपए आपने कितनी बेटियों को बताओ। हमने वो सब कर दिया वापस चाहिए, जो आपने छीना था मध्य प्रदेश की जनता से और जिसके कारण मृत्यु हो रही है। आपने कौन से नए अस्पताल का उद्घाटन कर दिया या अस्पताल बना दिया, बताओ। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है, उसके लिए क्या किया? नहीं है, कहीं कहीं इन्होंने अगर प्रदेश के बाहर से कोई क्या कार्रवाई करी चुनौती आ गई एक एक करके बात कीजिए। दुर्गेश जी उनको बोलने दीजिए। प्रारंभ हो गई, दुर्गेश जी बोलने दीजिए। ऐसे में आप जो पूछ रहे हैं उसका जवाब नहीं आ रहा है। दुर्गेश जी आप बोलते रहेंगे तो जवाब नहीं सुन पाएंगे। अगर 0% दीजिए, मैं वो जानना चाहता हूँ। मैंने आपके सवालों का जवाब दिया, का जवाब दे रहा हूँ भाई, बताइए। यही कमलनाथ जी को ले डूबी की स्टार। अच्छा देखिए, स्टार प्रचारक दिया था राहुल गांधी जी का कमेंट हमें आप सुनिए ना, आप भी बंद हो जाइए। कमलनाथ जी के बाद आप ही प्रचार में है भैया। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों को खत्म करने का काम हमने किया, आपने उनको संरक्षण देना फिर से शुरू कर दिया। अरे कहीं मध्य प्रदेश में दूध की कीमतें गरीब किसानों की बढ़ा दी थी, आज फिर कम हो गई है। मुझे लगता है कांग्रेस के तीसरे प्रवक्ता से दिन भर में मैं आज चर्चा कर रहा हूँ टीवी पे, अब वो बोलने का मौका ही नहीं देना चाहते। अरे आप चर्चा कहाँ कर रहे हैं? तो अपनी बखान वो कर रहे हैं जो बकवास सुन के आज जनता आपके खिलाफ खड़ी है। चलिए मैं लौटूंगी थोड़ी देर में, आप दोनों अपने अपने जवाब तैयार कर लीजिए और एक दूसरे को बोलने का मौका भी दीजिए। संदीप जी, अगर बेरोजगारी हटी है, अगर किसानों के साथ न्याय हुआ है, जो वादे किए जाते हैं तो किसी भी दल के हों, अगर वो मैनिफेस्टो में आते हैं और पूरे होते हैं तो फिर क्यों ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं कि आज भी किसान परेशान है, नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है? नाज़नीन जी, मैनिफेस्टो में जो चीजें आती हैं, घोषणा पत्र में कहें हम, वचन पत्र में जो चीजें आती हैं, अगर राजनीतिक दल या सत्ता में आया हुआ दल उसे पूरा कर रहा होता तो ये देश की ही स्थिति नहीं होती। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सपने तो हम दिखाते हैं ना मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में, मतदाताओं से वादे करते हैं और मतदाता को ये लगता है कि घोषणा पत्र में जो चीज कही जा रही है अगर वो वाकई में होती है तो उसकी तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएगी। इसी उम्मीद से राजनीतिक दलों को वोट दिए जाते हैं। लेकिन होता क्या है, कहा यह जाता है कि जो 5 साल थे वो हमें कम पड़ गए, हम उन चीजों को नहीं कर पाए। उस 5 साल की अवधि में नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, तो लिहाजा जो 5 साल के वादे हैं वो अगली बार पूरा करने की कोशिश होती है और समस्याएं लगातार बढ़ती जाती हैं। राजनीतिक दल अगर टाइम बाउंड कोई योजना बनाते होते तो आज देश की जो स्थिति है, बेरोजगारी है, किसान की दुर्दशा है, तमाम चीजें हैं, ये कहीं
बहुत कम होती हैं, अगर होती भी तो। वैसे तो मुझे लगता है अगर मैनिफेस्टो पर वास्तविक तौर पे अमल किया गया होता तो ये स्थितियां होती ही नहीं। देश दूसरी स्थिति में होता, प्रदेश दूसरी स्थिति में होता आज। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे विकास जी, मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा जाता है वो पूरा नहीं होता, अगले 5 साल के लिए खिसक जाता है। देखिए, हमने तो हमारे मैनिफेस्टो की चीजें पूरी करी। अगर किसान को एग्रीकल्चर ग्रोथ के माध्यम 24% एग्रीकल्चर ग्रोथ लाके हमने बनाने का प्रयास किया तो हमारी सफलता रही। अभी 7 महीने में साहब किसानों का कितना गेहूं खरीदा गया। दुर्गेश जी, क्या आपके पास में कोई व्यू रचना थी? मुश्किल 2000 समर्थन मूल्य के केंद्र नहीं आप चालू कर पाए थे, 4000 तक उन्हें ले गए। आगे बात सुनिएगा, बीमा क्लेम का पैसा आप नहीं दे पाए थे क्योंकि आपने उनकी प्रीमियम की राशि नहीं भरी थी जो मध्य प्रदेश शासन को भरनी थी, वो हमने भर के बीमा का क्लेम दिलवाया है। तीसरी बात, 0% ब्याज दर पे आपने फसल लोन बंद कर दिया था, वो हमने चालू किया। वो किसान की लिक्विडिटी को बढ़ाता है, उसकी आसानी को बढ़ाता है। चौथी बात, आप जो बिजली की आपूर्ति कर नहीं पा रहे थे बराबर, रेट की क्या बात करते हैं, हमने उसको लागू किया। संबल योजना में आदमी को 200 रुपए में जरूरत होती बिजली मिलने की प्रावधान था, आपने उसको छीन लिया। आपने उसके ऊपर चार्ज एक्स्ट्रा करना चालू कर दिया। और तो और बच्चे तीर्थ दर्शन योजना, आपने वो सब योजनाएं छीन ली जो मध्य प्रदेश में सोशल जस्टिस लोगों को दिलवा रही थी, उनका सोशल स्टेटस बढ़ाने में सहायक थी, गरीब होते हुए उन्हें समाज में आगे बढ़ने का मौका दे रही थी। चलिए ठीक है विकास जी, काफी कुछ आपने किया, लेकिन क्या ये माना जाए कि समय के हिसाब से उपलब्धियां गिनाई जाती हैं? कभी 15 साल की बात होती है, कभी 6 महीने की बात होती है। जी नहीं, देखिए हम दोनों बातें कर रहे हैं। हमने 6 महीने में भी बहुत सारे अचीवमेंट किए। मैं आपको गिनाता हूँ, चंबल एक्सप्रेस हाईवे के हमने जो आधारशिला का काम किया वो कैसे हुआ है साहब, वो हमारी सरकार का निर्णय रहा ना। देखिए रोडें बन रही है, ये इनके 25 मिनट छोड़ गए ना। चलिए ठीक है, समय घटता जा रहा है। मैं 20 सेकंड दुर्गेश जी आपको भी देना चाहूंगी। अब उपचुनाव है, आपने जो काम किया है वो जनता के बीच आप ले जा रहे हैं और बार बार आप ये कह भी रहे हैं कि आप जीतेंगे, लेकिन एक दूसरे पर इस तरह कीचड़ उछालना भी क्या जरूरी है इन उपचुनाव में, अगर आपके पास उपलब्धियां बहुत हैं? बिल्कुल नाजनीन जी, यदि अपने पास उपलब्धि है और हमारे पास कोई जवाब है तो जवाब के साथ में मैदान में आना चाहिए और हम जवाब के संग आए हुए हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के सामने सवाल भी पैदा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 7 महीने का हिसाब दे, 15 साल का हिसाब दे, नहीं दे पा रही है। जैसे ही हम कोई सवाल करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, मैंने इनको एक एक चीज बताई, विकास भदौरिया जी तत्काल हम पे भी सवाल करने लगे, अपनी तरफ से इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने कहा कि हम मैनिफेस्टो की नहीं। चलिए, तीनों का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो लगातार बयानबाजी हो रही है, सवाल जवाब का सिलसिला भी बना हुआ है, लेकिन अब जनता के सवालों के जवाब देने का वक्त आ गया है। जनता सवाल पूछ रही है कि जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए तो क्यों नहीं किए, और इस कटघरे में चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो सभी नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि जनता के सवालों की कसौटी पर वो किसे कसती है और आने वाले उपचुनाव में अपना मत किसे देती है, देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल IND एजेंडा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।